हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। आपकी जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी है वो बढ़िया से चल रही होगी। ठीक है। हम पहले लेसन का जो विज्ञान का जो पहला लेसन था जीव विज्ञान वाले पार्ट का, उसका नोट भी कर चुके हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी कर चुके हैं। आज हम आपके सामने जो है दूसरा लेसन लेकर आए हैं, जो है नियंत्रण एवं समन्वय। उसका जो है अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं जो है हम लोग दूसरा लेसन जो है दूसरा लेसन जो है आपका वो है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है। नियंत्रण एवं समन्वय का लेसन है, तो उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। नियंत्रण एवं समन्वय जो है उससे तात्पर्य ये है आपका, ठीक है। नियंत्रण क्या है? अगर नियंत्रण को देखा जाए, ठीक है, कि नियंत्रण जो है किसे कहा जाए। ठीक है। तो नियंत्रण को तो आप लोग जानते होंगे। दूसरा आता है समन्वय। ठीक है। समन्वय। अब ये जो है आपका जो है बुक की भाषा है। किसकी भाषा है? बुक की भाषा है। नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है। यानी बायो के हिसाब से पहला लेसन है और उसके बाद में आपके हिसाब से जो है अगर देखा जाए तो ये नोट के हिसाब से पहला है और बायो उसके बुक के हिसाब से सातवां लेसन। ठीक है। नियंत्रण का मतलब अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो किसी चीज को सीमित करना, ठीक है, या नियंत्रित करना, उसको ऑपरेट करना, चलाना। ठीक है। उसको हम कह सकते हैं नियंत्रित करना, ठीक, चलाना। यानी जैसे कहा जाए कि ये वस्तु या ये मशीन या ये यंत्र आपके नियंत्रण में, यानी आपके द्वारा ही वो ऑपरेट किया जाएगा। ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से नियंत्रण का अर्थ समझ सकते हैं। वो समन्वय माने होता है जो है सामंजस्य। ठीक है। समन्वय मतलब क्या होता है? सामंजस्य स्थापित करना। यानी जैसे मान लीजिए कि आप हम आप दोनों लोग मिलकर किसी कार्य को करें एक साथ मिलकर, तो हम और आपके बीच में क्या हो गया? एक प्रकार का सामंजस्य हो गया। ठीक है। यानी हमने क्या किया कि सामंजस्य को स्थापित किया। ठीक है। तभी तो कार्य हो रहा है। यानी हमने आपने उस कार्य को करने के लिए आपस में क्या किया? समझौता किया, सामंजस्य स्थापित किया। ठीक है। अब जो है इसके बारे में कुछ जान लीजिए। जो है सजीव, सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। ठीक है। यानी जो सजीव हैं वो अपने पर्यावरण में जो परिवर्तन होता है, ये जितना भी परिवर्तन होता है, ठीक है, और जो जिसके अनुकूल पड़ता है, अनुरूप पड़ता है, यानी परिवर्तन उनके या उसके परिवर्तनों के, एक मिनट, ठीक है, होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन के अनुरूप कार्य करते हैं। ठीक है। अनुरूप कार्य करते हैं। यानी जो हमारा पर्यावरण है वो किसके अनुरूप है, कैसा है, उसके हिसाब से कार्य करना। ठीक है।
उसके बाद में फिर आता है पर्यावरण में हो रहे, यानी जो पर्यावरण है उसमें जो हो रहे ये परिवर्तन, इसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं, उद्दीपन कहलाता है। जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए कैसे। यानी जो पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। आप जो है मनोविज्ञान में पढ़ेंगे। ठीक है, 1 मिनट के लिए आप मनोविज्ञान में लेकर सकते हैं। ठीक है, उसमें एक आता है उद्दीपन अनुक्रिया या अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, ये जो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है, सॉरी, इसका मतलब ये है कि किसी वस्तु या व्यक्ति, किसी वस्तु या व्यक्ति या कोई जीव जंतु हो या कोई खाने पीने की वस्तु हो, ठीक है, या कैसी भी प्रकार, किसी भी प्रकार का पदार्थ हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, उसको देख कर, ठीक है, यानी देखने के बाद, ठीक, जो हमारे मन में भाव उत्पन्न हो, जो मन में भाव उत्पन्न हो और उसी के अनुकूल क्रिया हो जाए, यानी क्रिया हम करें, ठीक है, तो वो सिद्धांत क्या कहलाता है, अनुक्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत वो कहलाता है। ठीक है, यानी अब जैसे अब यहाँ से समझ लीजिए, जैसे हमारा पर्यावरण है, उसमें जैसे प्रकाश उत्पन्न हो, ठीक है, तो हम प्रकाश को देख कर जो है जो क्रिया कर रहे हैं, ठीक, वो उद्दीपन। ठंड लगे उसको हम महसूस करके जो क्रिया करें, उद्दीपन। ध्वनि सुने उसके अनुकूल जो हम क्रिया करें, उद्दीपन। सुगंध मिले उसको हम जो है सुगंध को सूंघ कर हम क्रिया करते हैं। कोई चीज स्पर्श करके क्रिया करते हैं, ठीक है, तो वो सब किसके अंतर्गत आएगा, उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, यानी उद्दीपन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद में है पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार के उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अब वो चाहे पौधा हो या चाहे जंतु हो, ठीक है, जैसे एक पौधा आता है छुई हुई का, ठीक है, देखे होंगे, तो छुई हुई का पौधा अगर हम उसको छू लेते हैं, स्पर्श करते हैं, तो वो सिकुड़ जाता है। तो वो मतलब छूने से उसमें जो है, स्पर्श से उसमें क्या हो जाता है, अनुक्रिया हो जाती है, यानी उसके अनुरूप जो है उसमें अनुक्रिया हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में जो है फिर आता है जो है जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, अब जो जंतु हैं इनमें जो नियंत्रण एवं समन्वय होता है वो कैसे होता है, ठीक है, यानी कितने प्रकार से हो सकता है, इसके बारे में जो है हम जानेंगे। तो ये सभी जंतुओं में दो मुख्य तंत्रों द्वारा होता है, पहला तंत्रिका तंत्र द्वारा, दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशीय ऊतकों द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसमें जो नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा, तंत्रिका एवं पेशी, यानी हमारे शरीर में कुछ तंत्रिका यानी तंत्र है, यंत्र जिसको हम कह सकते हैं, वो क्या करते हैं कि हमारे शरीर के सभी सिस्टम को, यानी जो पार्ट हैं उनको चलायमान करते हैं, उनको क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो जो है और फिर उसके बाद में पेशीय ऊतक आता है, पेशी ऊतक ये सब क्या करते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं, समन्वित करते हैं। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है
और ये सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। इसमें पहला आता है ग्राही, ठीक है, यानी ग्राही तंत्रिका कोशिका जो है के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, ठीक है। अब हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है, कान, आंख, त्वचा, नाक, जीभ, ठीक है, कान का कार्य क्या होता है? सुनना, और शरीर का संतुलन बनाना, ठीक है। यानी जो कान है इसका कार्य क्या है? पहले सुनेगा, उसके अनुकूल अब क्या करना है शरीर को, ठीक है, उस हिसाब से जो है ये क्या कर लेगा, शरीर को ढालेगा, यानी शरीर को क्या करेगा, ऑपरेट करेगा कि आपको क्या करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अभी कान को सुनाई पड़ा, आप रास्ते से जा रहे हैं, कान को सुनाई पड़ा कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, हॉर्न सुनाई पड़ा, हॉर्न उसका, तो उसका मतलब ये है कि आप जो है थोड़ा मार्ग से हट जाइए, अपने मार्ग पर चलिए, गाड़ी वाले मार्ग को छोड़ दीजिए। तो कान ने जब सुना तो शरीर को यानी हाथ पैर को जो है ये आदेश किया गया कि जो है आप अपने रास्ते पर आ जाइए, ठीक है, यानी आपका जो रास्ता जहाँ पर है पगडंडी वाला, उस पर आ जाइए, ठीक है, और इसको बाहर यानी आगे निकलने दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारा शरीर क्या करता है, कार्य करता है। फिर आता है आंख। आंख आता है प्रकाश ग्राही अर्थात देखना। आंख में प्रकाश ग्रहण होता है, प्रकाश को अवशोषित करता है, जिससे किसी भी वस्तु को हम देखने में सक्षम हो पाते हैं। यानी जो है प्रकाश की ऊर्जा में पढ़े होंगे प्रकाश में, कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जो हमारी आंख की संवेदनाओं को समायोजित करके किसी भी प्रकार की वस्तु को देखने में हमें क्षमता प्रदान करती है। ये जो है प्रकाश है, ठीक है। तो हम उसको देखते हैं, देखने के बाद में हम अनुक्रिया करते हैं। जैसे सामने से कोई ऐसा जंतु आ रहा हो या कोई ऐसी चीज आ रही है जो हमारे लिए जो है खतरा हो, खतरनाक हो, तो हम उसको देखकर या तो हट जाएंगे या तो वहां से भगेंगे। तो वो देखकर जो है हमारा शरीर उस हिसाब से कार्य करना शुरू करेगा। फिर आता है त्वचा। त्वचा जो है तापग्राही है, यानी ताप को ये क्या करता है, अवशोषित करता है। गर्मी एवं ठंड, जब हमारे शरीर को गर्मी लगती है तो हम छांव में जाते हैं, जब हमारे शरीर को ठंडी लगती है तो हम धूप में जाते हैं, ठीक है। स्पर्श, यानी कोई हमें स्पर्श करता है या कोई चीज हमारे शरीर पर कोई धारदार औजार या कोई वैसे औजार लगता है तो हमें जो है वो स्पर्श जैसा होता है, उस हिसाब से उसके अनुकूल जो है हमारा शरीर क्या करता है, कार्य करना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद में जो है अगला जो है नाक। नाक क्या करता है, जो घ्राण ग्राही है, यानी ये सूंघता है किसी भी वस्तु को, उसके गंध को, सुगंध को, दुर्गंध को क्या करता है, सूंघता है, ठीक है। अब ये जो सूंघता है, तो जैसे मान लीजिए कि अभी कोई ऐसी वस्तु हो जो गंध उत्पन्न करे, ठीक है, उसको सूंघे और उससे क्या हो जाए, इसमें गंध उत्पन्न, ठीक है, यानी इसमें दुर्गंध क्या उत्पन्न हो जाए, दुर्गंध, तो दूर जाएगी, तो शरीर को यह आदेश क्या करेगा कि यहाँ से हटो, यानी दूर जाएगा, ठीक है। अगर इसमें सुगंध हो तो ये उसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, जब आकर्षित करेगा तो वहां पर रुकेगा, यानी कि पास जाएगा उसके, ठीक। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे शरीर का ऑपरेट सिस्टम होता है। उसके बाद में आता है जीभ, ठीक है। जीभ क्या करती है, जीभ जो है स्वाद देती है, जीभ हमें क्या प्रदान करती है, स्वाद प्रदान करती है। अब जैसे मान लीजिए हम कभी कोई पदार्थ खाते हैं और वो पदार्थ होता है खट्टा, ठीक, यानी जीभ का जो कार्य है ये स्वाद प्रदान करती है, स्वाद प्रदान करती है, ठीक है, यानी टेस्ट। स्वाद की अंग्रेजी क्या होती है, टेस्ट होती है, ठीक है। अब हम कोई पदार्थ ऐसा खाएं जो खट्टा हो,
तो हमें कैसा स्वाद बताएगा? खट्टेपन का। कोई पदार्थ खाएं जो मीठा हो, तो हमें कैसा स्वाद बताएगा? मीठेपन का। कोई पदार्थ ऐसा खाएं जो कड़वा हो, तो हमें कड़वा का आभास कराएगा। तीखा हो तो तीखा का स्वाद कराएगा। ठीक है। नमकीन हो यानी नमकीन जैसा हो, नमक जैसा, तो हमें नमकीन का आभास कराएगा। यानी उस प्रकार से हमारा शरीर जो है अपने आप को तुरंत ऑपरेट करना शुरू कर देता है कि हमें किस चीज की जरूरत है, क्या चाहिए और क्या नहीं। फिर अब आपके सामने आता है तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन। ठीक है, ये एक प्रकार की तंत्रिका है जो हमारे शरीर में पाई जाती है। ये तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। अगर क्वेश्चन में आपके आ जाए कि न्यूरॉन किस प्रकार की इकाई है, तो आपको बताना है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है। इस न्यूरॉन में, तंत्रिका तंत्र में, ये बीच में बना हुआ पार्ट जो पीला पीला है, ये केंद्रक होता है। ये जो किनारे किनारे बनी हुई है शाखाओं के जैसा, इसको द्रुमिका कहते हैं। इस क्षेत्र को, ये जो इतना बड़ा सा क्षेत्र है, इसको कोशिकाएं कहते हैं। ये जो बिंदी बिंदी टाइप का बना हुआ है, ये तंत्रिकाक्ष होता है। और इसके जो पुच्छ भाग में है, तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है। ठीक है। अब आता है कि तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के भाग कौन कौन से हैं। तो पहला है द्रुमिका। ये कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचना जो सूचना प्राप्त करती है। न्यूरॉन क्या करता है? न्यूरॉन में जो द्रुमिका पाई जाती है, ये सूचना को ग्रहण करती है। ठीक है। ये जो द्रुमिका है, ठीक, जो ये द्रुमिका है, ये क्या करती है कि सूचना को ग्रहण करती है। द्रुमिका। फिर उसके बाद में आता है कोशिका काय। उसके बाद में आता है तंत्रिकाक्ष या एक्सान। तंत्रिकाक्ष या एक्सान। उसके बाद में ये जो है, इसके 3 भाग होते हैं। तंत्रिकाक्ष में कुछ और दिया गया है उसके पार्ट। अब इन तीनों के जो है कार्य वो क्या है? ये जो द्रुमिका होती है, ये सूचना को प्राप्त करती है। सिर्फ इसका कार्य इतना है न्यूरॉन में कि सूचना को ग्रहण करेगी। ठीक है, सूचना को प्राप्त करती है। ठीक। उसके बाद में कोशिका काय क्या है कि प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है। अब ये जो है जितना स्पीड में विद्युत चलता है, ठीक है, विद्युत का जो आवेग है, ठीक है, विद्युत की तरह ये यहाँ इसमें चलेगी, अर्थात पूरे शरीर में दौड़ेगी। ठीक है। उसके बाद में तंत्रिकाक्ष या एक्सान का कार्य है, ये सूचना के विद्युत आवेगों को कोशिका काय से दूसरे न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुंचाता है। यानी ये जो है कोशिका काय, जो कोशिका काय है, उससे दूसरी द्रुमिका तक, दूसरी द्रुमिका तक वो क्या करेगा? पहुंचाएगा। ठीक, दूसरी द्रुमिका तक वो क्या करेगा? पहुंचाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में इसी में आता है अंतर ग्रंथन यानी सिनेप्स। ये तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान है। यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है, जिससे ये आगे संचरित हो। ठीक।
यानी जो सूचना आई वो विद्युत आवेग के रूप में कोशिका काय में चली गई, तो वहां से उसको क्या किया जाता है, विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत के रूप में परिवर्तित कर देगा अंतर ग्रंथन सिनेप्स में। ठीक है, अब वो जब रासायनिक संकेत में परिवर्तित होने के बाद में उसको आगे संचरित किया जा सकता है, यानी आगे उसको क्या करते हैं, भेज देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी पैर में कांटा चुभ जाए, तो इतना करने में, ये सारी प्रक्रिया करने में ज्यादा से ज्यादा 1-2 सेकंड 3 सेकंड लगता है। ठीक है, इतना फास्ट हमारा शरीर कार्य करता है। जैसे अभी पैर में कांटा लगे, तो कांटा लगा कि तुरंत हाथ वहां पहुंचता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए कि 1 सेकंड। ठीक है, और उतने देर में यानी उतने ही समय में ये सारा सिस्टम हो जाता है। यानी पैर में कांटा लगा, सूचना तुरंत मस्तिष्क को पहुंचा, मस्तिष्क के न्यूरॉन यहाँ केंद्रक जो है ध्रुविका में आया, सूचना प्राप्त हुआ इसको, और उसके बाद में फिर कोशिकाएं में विद्युत संवेग के रूप में पहुंचा, विद्युत संवेग को रासायनिक तंत्रिका में परिवर्तित किया गया रासायनिक संकेत के रूप में, रासायनिक संकेत के फिर दूसरे अंगों में पहुंचा, यानी जिस अंग को वहां जरूरत है। पैर में कांटा चुभा, मस्तिष्क को पता चला, हाथ को तुरंत आर्डर हुआ कि वहां पे जाके निकालिए। इतना अगर नॉर्मल इतने पॉइंट में समझ लिया जाए तो इतना काम होने में कितना समय लगता है, कांटा चुभा नहीं कि हाथ तुरंत वहां पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो इतना फास्ट कार्य करता है। उसके बाद में है फिर प्रतिवर्ती क्रिया। किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। जैसे किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ पीछे हटा लेना। अब जो प्रतिवर्ती क्रिया है ये क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, ये प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब होता है कि कोई कार्य अचानक से कर देना, तेजी से कर देना। ठीक है, जैसे मान लो कि हम गर्म चाय को पकड़ लें। ठीक है, अगर हमारा हाथ जल जाएगा, यानी उसका टेम्परेचर ज्यादा है, हम जल जाएंगे, तो तुरंत उसको रख के हाथ अपना पीछे हम कर लेंगे। या मान लीजिए कि कोई चीज हमें गर्म हमारे हाथ में छू गया, तो हम अपना हाथ तुरंत पीछे करेंगे। ठीक है, क्या पीछे खींच लेंगे, यानी वो किसके द्वारा, स्पर्श के द्वारा हो गया। तापमान भी है उसमें प्लस स्पर्श भी है। ठीक है, उसके बाद में आता है प्रतिवर्ती चाप। क्या आता है, प्रतिवर्ती चाप। तो प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। जैसे उद्दीपन, ऊष्माग्राही अंग, त्वचा, मेरुरज्जु, अनुक्रिया, हाथ पीछे हटा लेना, कार्य अंग पेशी। ठीक है, ये सब उसी के सिस्टम में आता है। यानी आप सामने तापमान है, उसका हाथ स्पर्श हुआ, स्पर्श होने के बाद उसमें टेम्परेचर है यानी वो गर्म हुआ। ठीक है, ज्यादा गर्म हुआ, उसने हाथ तुरंत पीछे किया हाथ को। ये सारा क्या है, उद्दीपन और अनुक्रिया का अंग है। उसके बाद में फिर आता है ऐच्छिक, अनैच्छिक और प्रतिवर्ती क्रिया। तो अनुक्रिया होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहला ऐच्छिक, अनैच्छिक और प्रतिवर्ती। ऐच्छिक का मतलब होता है, ठीक है, जो हमारी इच्छा पर चले। ऐच्छिक ये क्या है, अपनी इच्छा पर चले। ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, ऐच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया, तो अनैच्छिक क्या है, जो हमारी इच्छा पर ना चले, यानी अपनी इच्छा पर ना हो, अपनी इच्छा पर ना हो। ठीक, और उसके बाद में एक आता है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक, तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, ये स्पर्शानुवर्ती है, यानी इसको हम कह सकते हैं स्पर्श के द्वारा। ठीक, ऐच्छिक, अनैच्छिक और प्रतिवर्ती। यानी ऐच्छिक क्रिया किसे कहा जाता है, ऐसी क्रिया जो हमारी इच्छा पर निर्भर करती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रिया
जो हमारी इच्छा पर निर्भर ना करे उसको हम क्या कहते हैं, अनैच्छिक क्रिया। अब जैसे ऐच्छिक क्रिया में उदाहरण में दिया गया है बोलना और लिखना, ठीक है, बोलना और लिखना। तो जब आपकी इच्छा होगी तब आप बोलेंगे, जब आपकी इच्छा होगी तब जो है आप लिखेंगे, तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। अनैच्छिक क्रिया जो है श्वसन, दिल का धड़कन, यानी अब ये नहीं है कि जब आप चाहे तभी श्वास ले, नहीं तो आप बैठे रहेंगे कि हम श्वास नहीं लेंगे, ये स्वतः होता रहेगा। जो हार्ट धड़कता है वो ऑटोमेटिक हमेशा चौबीसों घंटे धड़कता रहता है, ठीक है। तो ये जो है आपकी इच्छा पर नहीं है। फिर आता है प्रतिवर्ती क्रिया, मेरुरज्ज द्वारा नियंत्रित की जाती है, यानी जो हमारा मेरुरज्ज होता है उसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। जैसे गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को हटा देना, ये चीज। फिर प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता कुछ परिस्थितियों में, जैसे गर्म वस्तु छूने पर, कड़ी वस्तु चुभने पर आदि हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है। यहाँ अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्ज में उत्पन्न होती है, जो जल्दी होती है। जैसे अब आता है मानव तंत्रिका तंत्र में, इसको दो भागों में बांटा गया, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया, मस्तिष्क और मेरुरज्ज में, और परिधीय तंत्रिका तंत्र को बांटा गया कपाल तंत्रिका और मेर तंत्रिका, यानी मस्तिष्क से निकलती है, मेरुरज्ज से निकलती है। अब मानव मस्तिष्क जो है ये जो है मानव मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। इसके तीन, यानी जो मस्तिष्क है हमारा, ठीक है, ये मस्तिष्क, ठीक है, ये हमारे शरीर में होने वाला जितना भी कार्य है, ठीक है, जो मस्तिष्क है ये हमारे शरीर में होने वाले सभी कार्यों का, ठीक है, हमारे शरीर में जितने भी कार्य होते हैं, ठीक है, शरीर में होने वाले सभी कार्यों, सभी कार्यों का क्या करता है, नियंत्रण करता है, कार्यों को नियंत्रण करता है या चलाता है, ठीक है, नियंत्रण या चलाता है। सारा सिस्टम जो है किस पर डिपेंड करता है, आपके मस्तिष्क पर निर्भर करता है, ठीक है। इसका तीन भाग है, मस्तिष्क का हमारे कितना भाग है, तीन भाग है। एक है अग्र मस्तिष्क, एक है मध्य मस्तिष्क, एक है पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क का आगे वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा, इसीलिए उसको तीन भागों में बांटा गया है। अब अग्र मस्तिष्क, ये मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग है, ये पर मस्तिष्क। अब इसका कार्य क्या है, ये मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है, ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है, सूचनाओं को याद रखना, शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना तथा उनका समायोजन करना, भूख से संबंधित केंद्र। फिर आता है मध्य मस्तिष्क, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब जो मस्तिष्क का कार्य है, ठीक है, अग्र मस्तिष्क का, वो क्या क्या करता है, सोचने का कार्य करता है, कार्य को नियंत्रित करता है, सूचनाओं को याद करता है, प्लस जो है होने वाले सभी कार्यों का समायोजन करता है, और भूख से संबंधित सारे कार्य जो है ये करता है। मध्य मस्तिष्क क्या करता है कि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी जो मध्य मस्तिष्क है तो वो होने वाली जितनी अनैच्छिक क्रिया है उसको वो क्या करता है, नियंत्रित करता है। जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन, तो हमारी आंख की पुतली है वो बार बार इधर उधर गिरती उठती पड़ती रहती है, तो ये जो है उसमें नियंत्रण करता है। सिर में नियंत्रण करता है, गर्दन का नियंत्रण करता है, आंख, सभी प्रतिवर्ती क्रियाओं का ये क्या करता है, नियंत्रण एवं समन्वय दोनों प्रकार की क्रिया। ये जो है आपका मस्तिष्क का संरचना। अब ये देखो अग्र मस्तिष्क यानी आगे वाला हिस्सा, ये जो आपका माथा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है पर मस्तिष्क, ये वाला हिस्सा, और ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको कहा जाता है मध्य मस्तिष्क। अगर वैसे अपने सिर में वैसे आभास किया जाए तो ये आगे वाला हिस्सा अग्र मस्तिष्क, ये पीछे वाला हिस्सा जो पीछे कहते हैं कि पीछे मत मारो, यहाँ पे छोटा दिमाग होता है,
ये जो है पश्च मस्तिष्क, और ये बीच वाला जो है मध्य, जिसको जहाँ पे कपाल होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मध्य मस्तिष्क कहते हैं। अब पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क, मेडुला, पॉन्स। ये जो अनुमस्तिष्क होता है शरीर की संस्थिति तथा संतुलन बनाना, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि, जैसे पैन उठाना। मेडुला अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण, जैसे रक्तचाप, वमन आदि का कार्य करता है। पांच अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन का नियंत्रण करता है। ठीक, मस्तिष्क एवं मेरुरज्ज की सुरक्षा। मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। ठीक है, ये जो हमारा मस्तिष्क है, ये एक हड्डी का, पतले पतले हड्डियों का एक संरचना बना हुआ है, कपाल खोपड़ी जिसको कहा जाता है। ठीक है, उसके अंदर सब जो है मांसपेशियां, तंत्रिका तंत्र, सूचना जो है पहुंचाने वाले भी, सब कुछ उसी के अंदर जो है फिट है, भरा हुआ है। ठीक है, शरीर की जितनी भी नसें हैं, सूचकांक, संवेदांग, सब जितनी नसें हैं, ठीक है, सब मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। क्योंकि शरीर के किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत होती है तो वो सूचना सबसे पहले मस्तिष्क को पहुंचता है। मस्तिष्क तुरंत उस अंग को सूचना पहुंचाता है जिस अंग को उसकी सहायता। ठीक है, अभी जैसे कि मान लीजिए आपको पानी पीने जाना है, तो आपके पेट को जो है या आपके गले को प्यास लगी, यानी आपको महसूस हुआ कि हमें प्यास लगी है, पानी की जरूरत है, ये सूचना मस्तिष्क को पहुंच गई। मस्तिष्क ने तुरंत पाँव को ऑर्डर किया, आदेश किया कि आप चलिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई लाने वाला है तो आप आवाज करेंगे तो मुंह को आदेश देगा, यानी वो माइंड में तुरंत उतनी बातें चलती हैं। ठीक है, कि हाँ किसी को आप बुलाएंगे वो पानी लेकर आएगा। अगर कोई लाने वाला नहीं है तो आदेश किसको करेगा, पैर को, कि आप चलिए, तो वो चलेगा। फिर वहां पे जो भी बर्तन वगैरह होगा उसको उठाने के लिए हाथ को आदेश करेगा कि आप उसको, गिलास लोटा जो भी है, जग वगैरह, उसको उठाइए। वो हाथ उसको उठाएगा। अब उसको उठाने के बाद में नल चलाएगा, ये सारी प्रक्रिया होती है। तो ये सारा सिस्टम जो है मस्तिष्क हमारा क्या करता है, नियंत्रित करता रहता है, और एक अंग से दूसरे अंग का कार्य करवाने के लिए उसको सामंजस्य स्थापित करवाता है। ठीक है, जैसे कभी कभी जो है ऐसा होता है कि कोई कार्य एक आपके ही दिमाग में चलता है कि हम इस कार्य को करें, उसी में आप ही के माइंड में फिर दूसरा आता है कि नहीं रहने दो, ऐसा नहीं करते। तो वो सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता, इसलिए करना है, नहीं करना, करना नहीं करना, करना नहीं करना, इस दुविधा में लोग कुछ देर तक फंसे रहते हैं। ठीक है, तो वो सामंजस्य जब नहीं स्थापित हो पाता तो ये ऐसा जो है दिमाग में चलता रहता है। फिर मेरुरज, मेरुरज की सुरक्षा कशेरुदंड या रीढ़ की हड्डी करती है। जो मेरुरज होता है उसकी सुरक्षा कौन करता है, या तो कशेरुदंड करता है या फिर जो है रीढ़ की हड्डी, दोनों एक ही है। तंत्रिका ऊतक एवं पेशी ऊतक के बीच जो समन्वय होता है, ज्ञानेंद्रिय, संवेदी तंत्रिका, फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सूचना प्राप्त व संसाधित करना, निर्णय करना, अनुक्रिया उत्पन्न करना, प्रेरक करना। ठीक है, पेशी संकुचन अनुक्रिया, पेशी ऊतक प्रोटीन को पुनः व्यवस्थित करना, ये सारा सिस्टम उसमें होता रहता है। ठीक है, आपको भूख लगी है, खाना चाहिए, प्यास लगी है, पानी चाहिए, आपको कहीं जाना है, आप तुरंत जाएंगे, आपको नींद लगी है, सोना है, जगना है, कार्य करना है, ये सारा सिस्टम आपके माइंड में चलता रहता है। उसी के अनुसार ये सारे अंगों को जो है अपडेट करता रहता है, सूचना पहुंचाता रहता है, और वो फटाफट कार्य आपका होता रहता है। अब जैसे मान लीजिए कि अभी आपको पढ़ना है, कि यहाँ बैठ के हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन आपका एक मन कह रहा है उसी में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। आप सोच रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा है, आपका मस्तिष्क सोच रहा है बोर्ड परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा में हमें भी सब तैयारी करनी चाहिए। अब वो तैयारी आप नहीं कर पा रहे हैं, वो आपका मस्तिष्क, आंखें आपकी बंद हो रही हैं, आपको नींद लग रहा है, चक्कर आ रहा है, बुखार चढ़ रहा है, प्यास लग रही है। ठीक है, यानी जब पढ़ने बैठते हैं तो जितनी बीमारियां होती हैं वो सारी बीमारियां जो है घेर लेती हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता? हाँ, तो ये सारी बीमारियां जो है जब आपको घेर लेती हैं तो फिर किताबें बंद हो जाती हैं और आप लोग जो है जाकर सो जाते हैं, बैठ जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन ऐसा हमें नहीं करना। देखो, एक बार अगर वक्त निकल गया, ये सन 2025 जो चल रहा है, सन 2026 में आपका पेपर, ठीक है,
सन 2026 आएगा, उसमें 18 फरवरी को आपका पेपर, ठीक है। सन 2026 में 18 फरवरी से आपका पेपर स्टार्ट है, ठीक। अब इसमें आप अपनी मेहनत के अनुसार 60% ले आइए, 70% ले आइए, 80% ले आइए, 90% ले आइए, 95 ले आओ, या पूरे पूरे 100 ले आओ, ठीक है। जो भी आपकी इच्छा हो वो आप लेकर आइए, ठीक। लेकिन जो इसमें से आ गया, जो भी परसेंटेज आपका आ गया इस सत्र में सन 2026 के फरवरी में, अब ये सन 2026 दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। और न सन 2026 का वो फरवरी का महीना आएगा, ठीक है। यानी जो समय है, और अभी मान लीजिए आप हाई स्कूल पास हो गए 60% से, इंटर पास हो गए मान लो 70% से, और आपको आपके माइंड में था कहीं आपको जरूरत पड़ी, ईश्वर ने चाहा, अब वहाँ पे आपको हाई स्कूल 80 पर और इंटर 80% चाहिए, तो आप क्या करेंगे? यानी आप वहाँ से बाहर हो गए। तो भी जो समय है उसको आप बखूबी निभाइए, ठीक है। मेहनत कीजिए, 2 महीने का समय अभी भी है, ठीक है। जब आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता ईश्वर ने चाहा तो अवश्य मिलेगी, ठीक है। इसलिए जो है मेहनत कीजिए आप लोग। उसके बाद में है विद्युत संकेत। विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं। तो विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी, ठीक है। यानी उन्हीं अंगों तक सूचना पहुंचेगी जो उन तंत्रिकाओं से जुड़ी हुई, ठीक है। लेकिन शरीर का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो जुड़ा ना हो, ठीक है। इसलिए सारे अंगों में सूचना बराबर पहुंचती है, ठीक है। अभी नाखून को आप काट रहे हों, अगर कहीं वो जो नाखून बढ़ता है उसके स्थान पर थोड़ा अंदर कट गया तो तुरंत आपको दर्द होता है कि नहीं होता? आपके बाल में अगर जू रेंगने लगे तो स्पर्श के अनुसार, उस नियम के सिद्धांत के अनुसार वो तुरंत जो है अनुक्रिया आपके माइंड में चलना शुरू हो जाएगी कि आपके बाल में कोई जंतु टहल रहा है, सैर सपाटा कर रहा है, ठीक है। पैर में कांटा चुभ गया, चाहे वो छोटा सा कांटा चुभा हो सिर्फ त्वचा में, ठीक है, लेकिन वो स्पर्श के अनुसार तुरंत क्या कर देगा, आपको सूचना आपके मस्तिष्क को पहुंचा देगा। उसके बाद में फिर अगला है रासायनिक संचरण। विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ, जैसे पौधों में समन्वय। पौधों में समन्वय देखो होता है कैसे? पौधों में गति, वृद्धि का गति पर निर्भर होना, वृद्धि पर निर्भर गति, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, वृद्धि पर निर्भर होना। पौधे रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है, कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है। उदाहरण जैसे छूने पर छुई हुई पौधे की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। अब देखो उसके अंदर सामंजस्य होता है, अगर कुछ ज्यादा न देखा जाए, दो ही चीज देखा जाए। जड़ में उपस्थित जो ऊतक होते हैं शाखाओं के द्वारा जाते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम ये करता है कि एक जल लेकर जाता है, और फ्लोएम जो होता है वो जब पत्तियां भोजन बना लेती हैं, निर्मित कर लेती हैं, तो उसको जो है बने हुए भोजन को सारे पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। क्लोरोफिल जो है प्रकाश की किरण, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इन सबको ग्रहण करता है, फिर भोजन बनाता है। यानी जैसे हमारा शरीर सारा सामंजस्य करता है, ठीक उसी प्रकार जो है सारा सामंजस्य पौधों में भी होता है। यानी ये जो नियंत्रण एवं समन्वय की प्रक्रिया होती है ये सिर्फ सजीवों में होती है, ना कि निर्जीवों में। एक टेबल को, एक कुर्सी को, एक चारपाई को, या कुछ जो निर्जीव वस्तु है, ठीक है, उसको इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। तो नियंत्रण एवं समन्वय किसमें होता है? सिर्फ सजीवों में होता है। वृद्धि के कारण गति, ये दिशिक या अनुवर्तन गति उद्दीपन के कारण होती है। प्रसारण,
प्रधान वह भाग है जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे प्रधान वस्तु के चारों ओर लिपट जाती है। प्रकाशानुवर्तन प्रकाश की तरफ गति, गुरुत्वानुवर्तन पृथ्वी की तरफ या दूर गति, रसायनानुवर्तन परागनली के अंडाशय की तरफ गति, जलानुवर्तन पानी की तरफ जड़ों की गति। ठीक है, ये जो है देखो, जैसे ये एग्जाम्पल हम आपको बताए हैं। ठीक है, आप अक्सर देखे होंगे, जैसे ये प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनानुवर्तन, जलानुवर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए प्रकाश कैसे ये जो है कार्य करता है। ठीक, जो प्रकाशानुवर्तन है, प्रकाशानुवर्तन। ठीक, अब जो प्रकाशानुवर्तन है, जैसे कि मान लीजिए एक बंद कमरे में, ठीक है, एक बंद कमरा हो और उस कमरे में आप एक पौधे को गमले में रख दीजिए। ठीक, एक बंद कमरे में जो है एक पौधे को रख दीजिए गमले में। ठीक है, ये आपका हो गया पौधा। ठीक है, अब इधर से मान लीजिए यहाँ से खिड़की लगी हुई है और यहाँ पर है सूर्य, और इनकी किरणें जो है इधर आ रही हैं। ठीक है, इन सब की किरणें जो हैं इधर आ रही हैं इसमें। ठीक है, यहाँ से निकलकर इसमें जो है आ रही हैं सारी किरणें। ठीक है, दिखाई पड़ रही। तो ये पौधा क्या करेगा, ये पौधा जो है इसी की तरफ झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है भोजन बनाने वाली, उसमें जो है एक घटक प्रकाश है। ये सूर्य का जो प्रकाश है उसका एक महत्वपूर्ण घटक है। तो ये पौधा उधर की ओर क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। फिर दूसरा आता है गुरुत्वानुवर्तन। ये इसी में समझ सकते हैं। ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन भी, क्योंकि देखो इधर गुरुत्वानुवर्तन का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है पृथ्वी की तरफ या दूर। ठीक है, इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं अभी। गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन में आप लोग देखे होंगे कि बरसात के मौसम में एक फसल होती है गन्ना। ठीक है, गन्ने को आप लोगों ने देखा होगा, वो बारिश के मौसम में जो है गन्ना, मान लीजिए कि ये है गन्ना। ठीक है, इसकी जो है बहुत सारी जड़ें होती हैं। ठीक, ठीक है, अब जो है अब जो है ये जो है इसमें जो है पत्तियां लगी होती हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें जो है पत्तियां लगी होती हैं। अब मान लीजिए जब आंधी तूफान आता है, बारिश होती है और आंधी तूफान आता है, ये जो है पौधा आपका क्या होता है, ऐसे गिर जाता है। देखा होगा, गिरता है कि नहीं गिरता।
खेत में क्या होता है, ये गिर जाता है। देखा होगा, ये गिर जाता है। अब जब ये गिरता है तो ये जहां से मिट्टी तक पूरा गिर जाता है, फिर कुछ समय के पश्चात में इसकी संरचना क्या होती है, इसे घूमकर ऊपर की तरफ हो जाती है। ऊपर वहीं से जहां से मुड़ता है वहीं से टेढ़ा होके ऊपर चला जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। उसके बाद में रसायनानुवर्तन जो है, रसायनानुवर्तन, अब यही पौधा है, अभी मान लीजिए इसको हम खाद देते रहे, यानी जो है खाद यानी रसायन देते रहे, ठीक है, जो रासायनिक खादें हैं, ठीक है, तो इसकी जड़ें इधर फैलेंगी ज्यादा, ठीक। फिर आता है जलानुवर्तन। जलानुवर्तन भी यही होता है, इसमें पानी आप इस तरफ डालेंगे तो इनकी सारी जड़ें घूमेंगी इधर ही। क्यों? क्योंकि नमी इनको इधर मिल रहा है, तो इधर की मिट्टी भी क्या है, मुलायम है। ये प्रक्रिया होती है। तो आप लोगों ने प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन और रसायनानुवर्तन और जलानुवर्तन ये चीज सीखा। मुख्य पादप हार्मोन ऑक्सिन होता है, ये शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है, कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है, प्रकाश में सहायक होता है। फिर आता है जिबरेलिन, ये तने की वृद्धि में सहायक करता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन तीव्र करता है। एप्सिक अम्ल वृद्धि संदमन करता है। पत्तियों का मुरझाना, तनाव हार्मोन, ये सारी चीजें इसमें होती रहती है। उसके बाद में फिर आता है आपका जंतु हार्मोन, ठीक है। अब जो जंतु हार्मोन है, ये क्या करता है, जंतु हार्मोन ये वो रसायन है जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये वही ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती है, जो हार्मोन कहलाते हैं। जैसे थायरॉक्सिन, ये ग्रंथि और अवट ग्रंथि गर्दन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय करता है। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि मस्तिष्क में होता है, ठीक है। इसका जो नाम है, जो है वृद्धि हार्मोन का, उसको कहा जाता है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। फिर उसके बाद में एड्रेनलिन है, ये अर्धवृक्की कहलाती है, अर्धवृक्क कहलाता है, वृक्क के ऊपर पाया जाता है कृमि, ठीक है। ये बीपी, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण करता है। इंसुलिन, ये अग्नाशय उदर के नीचे होता है। लिंग हार्मोन, ये वृषण, पेट का निचला हिस्सा। टेस्टोस्टेरॉन एस्ट्रोजन मादा में अंडाशय के रूप में होता है। फिर आयोडीन युक्त नमक आवश्यक है, क्यों, ठीक है। तो ये अवट ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसमें थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, इन सब का वो क्या करता है, नियंत्रण करता है, उसका जो है समन्वय स्थापित करता है। फिर आता है मधुमेह, उसी को कहा जाता है डायबिटीज, शुगर, ठीक है। इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, ठीक है। मधुमेह में क्या होता है कि शर्करा का स्तर जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद में फिर आता है इसका कारण, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। निदान, इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लगता है। पुनर्भरण क्रियाविधि, हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। पुनर्भरण क्रियाविधि ये सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा में है या गलत, जैसे कि रक्त में शर्करा के नियंत्रण को करना। अब फिर आता है रक्त में शर्करा की मात्रा जब बढ़ती है तो क्या होता है, ठीक है। अग्नाशय द्वारा संसूचित करना किया जाता है, ठीक है। ये इंसुलिन का स्राव होने लगता है, ठीक है। वो रक्त शर्करा की मात्रा को घटाता है, कम करता है, ठीक है। रक्त शर्करा की मात्रा का घटना और अग्नाशय द्वारा इंसुलिन का बनना, इतनी घटनाएं जो है जब आपको मधुमेह होगा तो ये सारी घटनाएं इसमें होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो था आपका दूसरा लेसन था कंप्लीट।
ठीक है, दूसरे लेसन का जो है एनसीईआरटी बेस पर कंप्लीट नोट था। ठीक है, इसको जो है आप लोग नोट भी करते रहिएगा और अच्छे से एक दो बार पढ़ भी लीजिएगा। पढ़ाने मतलब पढ़ाई के तो साधन बहुत हैं, आप गूगल से, नेट से, एआई से, चैट जीपीटी से जो है, व्हाट्सएप मेटा से, फेसबुक मेटा से, बहुत सी जगह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ने को चाहे जहाँ से पढ़िए, पर एक चीज़ याद रखिए, ठीक है, कि क्वेश्चन जो आप तैयार कीजिए वो एनसीईआरटी ही तैयार कीजिए, क्योंकि प्रश्न आपका सारा एनसीईआरटी से ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को अपने मस्तिष्क में रख के चलिए। बाकी जो है हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ना पढ़िए, जहाँ से हो सके वहाँ से सोर्स इकट्ठा कीजिए। बस ये इच्छा है हमारी कि जो है भविष्य आप लोगों का जो है बच्चों का अच्छा से बने। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पर नोट्स आप देखेंगे तो जितने लमसम हम देखते हैं सारे नोट्स पेड वाले हैं। ठीक है, बिना पैसे के वो नहीं मिल रहे हैं। और यूट्यूब पे जो लोग पढ़ाते हैं वो कंप्लीट कोर्स नहीं पढ़ा रहे हैं। वो जो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, एक प्रश्नावली के 2 सवाल उसमें वीडियो में 4 सवाल डाल दे रहे हैं, बाकी उसमें बोलते हैं कि आपको कंप्लीट अगर देखना है, पढ़ना है तो आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आके पढ़िए। बाकी आप लोगों की इच्छा। ठीक है, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं हम तो भैया निःशुल्क ही पढ़ा रहे हैं, बाकी आके जो है राधे राधे सब लोग जाने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए, ठीक है, तो आप लोग लाइक किया कीजिए। कुछ चीज़ें ना समझ में आए तो कमेंट में लिखा कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है, देखिए जिसमें पैसा लगता है वो चीज़ अच्छी लगती है, उसकी वैल्यू होती है। और जिसमें पैसा नहीं लगता है, अभी आपको कोई फ्री में 1 किलो जलेबी ला के देते, ठीक है, और कहेगी इसको खा लो बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छी है, तो वो आपके लिए बेकार रहेगी, कहोगे बिल्कुल बेकार है, कोई मजा इसमें नहीं है। और वही आप जो है जलेबी 1 पाव खरीद कर लाएंगे या आधा किलो खरीद कर लाएंगे, जब आप 100 रुपया खर्च करेंगे तो उसका स्वाद इतना बेहतरीन लगेगा क्योंकि आपने उसमें दाम खर्च किया है, पैसा। तो जो पढ़ाई पैसे से होती है उसमें मन लगता है, और जो पढ़ाई निःशुल्क वाली होती है उसमें ऐसा होता है कि सब ऐसे टेम्परेरी चल रहा है। तो टेम्परेरी नहीं है, आपके लिए जो है इतना समय निकालते हैं सिर्फ इसलिए कि बच्चे जो है पढ़ें, वो तैयारी अच्छे से करें। ठीक है, आप लोगों का नाम रोशन हो, जितना जो है आपका नाम रोशन होगा उतना भी हमारा ऊंचा कदम। ठीक है, जितना आप लोग नाम करेंगे तो हमारा भी जो है कद उतना ऊंचा होता जाएगा। तो आप लोग पढ़िए, तैयारी कीजिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ठीक है, सही रास्ते पे चलिए। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।